जितना लंबा ये युद्ध चलेगा तो उतना ही नुकसान ईरान को होगा, उतना ही नुकसान इजराइल को होगा। और इजराइल तो हमें लगता है छोटा देश है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वो सारा का सारा जो पावर है और जो ताकत है वो उसको अमेरिका से मिल रही है। और अमेरिका ने क्या उसके साथ डीलिंग कर रखी है ये बात अमेरिका बेहतर जानेगा, या विदेशी जो मामलों के जो जानकार होते हैं वो इसको बहुत डिटेल में बताएंगे। हालांकि अभी इसमें कुछ जल्दी कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ईरान शांत नहीं बैठेगा और इजराइल को जो ये युद्ध ईरान से हो रहा है वो बड़ा महंगा पड़ेगा। ईरान बहुत पावरफुल कंट्री है। ईरान में और फ़लस्तीन में बहुत फ़र्क है। फ़लस्तीन उतना पावरफुल कंट्री नहीं था, लेकिन ईरान बहुत मजबूत है और हर तरीके से मजबूत है। तो इजराइल को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि नुकसान आम जनता का होगा। वो तो पुराना ख्वाब देखते हैं कि देखो इतनी मुस्लिम कंट्री जो आसपास की पड़ोसी देश थे, एक एक साथ 8-8 कंट्रियों से अकेला इजराइल लड़ा है। इतिहास इसका गवाह है। तो वो यही सोच रहे हैं कि नहीं, इतिहास में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इतिहास के हिसाब से आप वर्तमान में और आगे भविष्य में नहीं चल सकते। इतिहास में तो ये भी था कि रूस बहुत बड़ी पावर था, एक समय सबसे बड़ी पावर रूस था। अब रूस के 22 टुकड़े हो गए। इतिहास में तो अमेरिका आज से 200 साल पहले बहुत गरीब देश था, लेकिन अब सबसे बड़ी विश्व शक्ति है। आज से 100 साल पहले चीन का कोई वजूद नहीं था और आज चीन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन के बिना दुनिया में कहीं भी कोई व्यापार कर ही नहीं सकता। इतिहास में तो जापान भी बहुत मजबूत था, फिर जब उसके ऊपर परमाणु हमले हुए तो जापान कमज़ोर हो गया। तो इतिहास के हिसाब से इजराइल ना चले। इजराइल को सबसे पहले जो इजराइल की जिम्मेदारी है वो अपने नागरिकों के प्रति होनी चाहिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चिति करे। और लड़ाई से कभी कोई किसी देश का फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा कूटनीति का इस्तेमाल किया जाए। कूटनीति से बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाए। फ़लस्तीन ने इजराइल के साथ किया, फिर इजराइल ने पलटवार करके फ़लस्तीन के साथ किया, वो भी बिल्कुल गलत था। और अब जो ईरान के साथ इजराइल का जो चल रहा है वो भी गलत है। और इसके पीछे देखा जाए जो मेरी अपनी समझ है वो ये है कि अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका विश्व शक्ति बनना चाहता है। सारा हथियारों का खेल है, सारा न्यूक्लियर पावर का खेल है। और युद्ध से क्या होता है कि देश कमज़ोर होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा व्यापारिक दृष्टि से और थोड़ा बारीकी से समझें, कहीं भी लड़ाइयाँ होंगी, जैसे हम लोग आपस में अगर पड़ोस में लड़ते हैं तो हमारी आपसी जो ताकत है उसमें कमी आएगी और उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? जो तीसरा व्यक्ति होगा। तो निश्चित तौर पे जितने भी ये युद्ध हो रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल फ़लस्तीन का युद्ध हो, चाहे अब इजराइल और ईरान का युद्ध हो, इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जैसे देश को मिल रहा है, चीन जैसे देश को मिल रहा है। और नुकसान हो रहा है जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि इसमें मासूम मारे जा रहे हैं। लाखों की संख्या में फ़िलिस्तीन में मासूम बच्चे मारे गए। बता रहे हैं कि फ़िलिस्तीन पूरा भुखमरी की कगार पे है। वहाँ बच्चों की जो स्थितियाँ हैं, जो वीडियोज़ आते हैं, वो देख के बहुत ही मतलब उससे ज़्यादा कष्ट की बात कोई नहीं हो सकती। इसी तरीके से अब जो ईरान में हो रहा है, ईरान के ऊपर जो अटैक हुए और ईरान ने जो अटैक किया इजराइल को, तो काफ़ी हद तक भाई देखिए, हर आदमी अगर मान लीजिए आप किसी के घर पे अटैक करोगे तो वो पलट के वार तो करेगा ही करेगा। और इजराइल ने जो कर रहा है ईरान के साथ वो भी गलत है, और ईरान जो पलटवार कर रहा है वो भी गलत है। मेरा तो ये मानना है कि सब लोगों को मिलके थोड़ा अमेरिका की जो मोनोपोली है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अमेरिका थोड़ा सातिर देश है, वो अलग अलग तरीके से लालच दे के रखता है। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को लालच दिया कि व्यापार रोक देंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पाकिस्तान को शांत हो गए। जबकि मामला ऐसा था, जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, यहाँ मासूम लोग मारे गए थे, तो इंडिया को भी बराबर अटैक करना चाहिए था। लेकिन अब चलिए, अब जो व्यापारिक दृष्टिकोण रहा या कुछ भी रहा, अब प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ट्रम्प तो 12-13 बार बोल चुका है कि हमने युद्ध रुकवाया है। विपक्ष भी बराबर सवाल कर रहा है कि जब हम लोग आपके साथ हैं तो आपने युद्ध क्यों रुकवा दिया। तो अमेरिका कई तरीके की चालें चल रहा है। अब इंडिया की चाल तो हमें समझ में आ गई कि वहाँ अडानी वाला एक मामला कोई फंसा हुआ है, इस वजह से प्रधानमंत्री ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। इसी तरीके से इजराइल की कोई नस इन्होंने दबा रखी होगी, कोई नस इन्होंने ईरान की दबा रखी होगी। अब ईरान की नस वही न्यूक्लियर पावर वाला मसला है।
कि भैया अमेरिका नहीं चाहता कि कोई देश न्यूक्लियर पावर बने। इससे पहले आपको ध्यान होगा 80 के दशक में इन्होंने इंडिया को भी न्यूक्लियर पावर बनने से रोका था, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने खूब विरोध किया और न्यूक्लियर परीक्षण यहाँ करवाए गए। कई सैंक्शंस हमारी कंट्री पे लगे, लेकिन हमारा देश नहीं हटा, नहीं झुका। तो इस तरीके से मैं ये मानता हूँ, अगर पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईरान को नहीं झुकना चाहिए कि वो न्यूक्लियर पावर अगर बनना चाहता है तो उसे बनने देना चाहिए, वो उसका एक अपना फंडामेंटल राइट है। क्यों खतरा है इन लोगों को सिर्फ उसी के रखने से न्यूक्लियर? बाकी भी तो कंट्री है। देखिए पावर का काम है ना, अमेरिका के पास माफ कीजिएगा, ईरान के पास इस समय काफी साधन संसाधन है, तेल के कुएं हैं और काफी प्रॉपर्टी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मिनरल्स वगैरह। तो अमेरिका की नजर इस समय ईरान पे है और ये नहीं चाहते कि भाई देखो न्यूक्लियर पावर अगर वो बन जाएगा तो और शक्तिशाली हो जाएगा, और 4 शक्तिशाली देश नहीं चाहेंगे कि एक 5वां और शक्तिशाली देश बने। तो सारा खेल यहाँ पे पावर का है और उसको घुमा फिरा के इजराइल के कंधों पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। मैं तो एक चीज़ ये मानता हूँ, जो मेरी अपनी छोटी मोटी समझ है, कि इजराइल को इस्तेमाल करके ये जो तमाम जो यूरोप के देश हैं, अरब कंट्रीज़ के देश हैं, इनमें आपस में हिंसा फैलाई जा रही है। अमेरिका तो यहाँ तक धमकी दे रहा है कि तुम्हारा लीबिया और सूडान जैसा हाल हो जाएगा, अमेरिका को धमकी दे रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ईरान कितना इसमें रिटेलिएट कर पाएगा, कितना प्रतिरोध कर पाएगा, क्या ईरान पुरजोर जवाब दे पाएगा, और ईरान के साथ कौन कौन से देश आएंगे। भाई अकेले तो ईरान के लिए भी बहुत मुश्किल है, जैसे अकेले यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल था कि वो रूस का मुकाबला कर पाता। अब यूक्रेन के साथ कई देश आए तो 3 साल से यूक्रेन भी लड़ रहा है, हालांकि नुकसान वहाँ रूस को भी हो रहा है, यूक्रेन को भी हो रहा है। जो सोशल मीडिया है उन पे ऐसी चीज़ें आई हैं, रविवार को ये बहुत सारी तस्वीरें साफ हो गई कि जो इनका सबसे मुख्य जो शहर है वो तेल अवीव माना जाता है, और उस तेल अवीव को 1/4 इजराइल ने ईरान ने नुकसान पहुंचा दिया है। हालांकि इजराइल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं और जो ईरान की तरफ से बातें कही जा रही हैं, जो आधिकारिक उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, वो साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि इजराइल को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। उनके जो हथियार बनाने के जो कारखाने थे, जो उनके मेन ठिकाने थे, उन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। और खबर ये भी आ रही है कि जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो इजराइल छोड़ के कहीं बाहर पनाह ले चुके हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम इजराइल में ही हैं, लेकिन कई अरब कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि वो यूरोप में पनाह लिए हुए हैं, अमेरिका या ब्रिटेन कहीं ब्रिटेन में या फ्रांस जर्मनी में कहीं पनाह लिए हुए हैं। तो जब अगर मान लीजिए हम 1% को ये मानते हैं कि उन्होंने कहीं पनाह ले रखी है, तो पनाह आदमी कब लेता है? जब उसे डाउट होता है कि हाँ भाई हम खतरे में हैं। तो इजराइल के लिए इस समय थोड़ा खतरा है और इजराइल को अमेरिका पे पूरा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।